हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग चकाचक होंगे और पढ़ाई तो ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि भैया अब 10 दिन और बचे हैं। अगर अब नहीं मेहनत करोगे तब तो फिर बेकार है, एकदम बेकार है, आप पास नहीं हो पाओगे। ये सारी चाहे जितनी वीडियोस देख लो आपकी, ये 10 दिन में कैसे क्रैक करें, इन सब से कुछ होता जाता नहीं, बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फिर से 20 से 22 क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाएंगे, यानी उसको अपने दिमाग में डाउनलोड करेंगे, फिर एग्जाम में अपलोड कर देंगे, ताकि जितना मार्क्स है वो पूरा का पूरा मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या फरमा रहा है। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। ठीक, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। सबसे पहले ध्वनि के बारे में जान लो, 2-3 प्रश्न एक्स्ट्रा। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। ठीक है, यांत्रिक तरंग है। इसको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, बिना माध्यम के ध्वनि चल नहीं सकती है। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि बताओ, निर्वात में जहां पर कोई माध्यम नहीं होता है उसको निर्वात बोलते हैं, तो निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होगी? अरे भैया, जब निर्वात है वहां कोई माध्यम ही नहीं है तो ध्वनि चलेगी नहीं, और जब चलेगी नहीं तो इसका मतलब शून्य होगी। सही है, तो पहला प्रश्न ये याद कर लेंगे कि निर्वात में ध्वनि की जो चाल है वो शून्य है। आगे, ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस, इसमें आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि की जो चाल है सबसे कम किस में रहेगी, सबसे अधिक किस में रहेगी। तो याद कर लो, सबसे तेज जो ध्वनि चलती है वो ठोस में चलती है, और उससे कम चलती है द्रव में, उससे कम चलती है गैस में। पहले नंबर पे ठोस, दूसरे नंबर पे द्रव, तीसरे नंबर पे गैस। सबसे तेज ठोस में, सबसे कम जो है वो गैस में। ठीक है, जैसे आपने एक गाना सुना है, पता नहीं क्या था, किसी को बेस पसंद है ना, तो उसको बेस पसंद है तो ध्वनि को ठोस पसंद है। याद कर लीजिएगा, ध्वनि जो है ठोस में सबसे तेज चलती है। चलो आगे देखते हैं। तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं। एक्स में ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। एक एक्स जो है एक ऐसा वाद्य यंत्र है, यानी बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें हम ध्वनि निकालते हैं, जिसमें ध्वनि जो निकाली जाती है वो तानित तारों द्वारा निकाली जाती है। यानी जो तार ऐसे तना रहता है, उसको आप टच करोगे तो कंपन करता है ऐसे ऐसे ना, तो उसमें से आवाज निकलती है। बताओ एक्स ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है? तो आपके सामने बना हुआ है गिटार, है ना भैया। देखो, इसमें तार लगा होता है, जो बजाने वाले होते हैं उनके पास छोटा सा ऐसा प्लास्टिक का इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे ऐसे इसी तार को ऐसे ऐसे करते हैं तो वह हिलता है, कंपन करता है, तो ध्वनि निकलती है। ठीक है, इसका मतलब एक्स क्या है? वो गिटार है। आगे कह रहा है कि वाई में तानित झिल्ली है जो कंपन करती है। वाई एक प्रकार का ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें तानित झिल्ली लगी रहती है। अब झिल्ली किसमें से लगी रहती है भैया जी? ढोलक में लगी रहती है ना, उसी को तो पीटते हैं तभी कंपन उत्पन्न होता है, तो ध्वनि उत्पन्न होती है। और तबले में लगी रहती है, तो वाई क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, वो ढोलक हो सकता है, तबला हो सकता है, जो रहेगा वो चूज कर लेंगे। आगे, तथा जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान भाग वायु स्तंभ, यानी वायु स्तंभ एक नली बनी रहती है जिसमें से ध्वनि यानी वायु निकलती है, ध्वनि निकलती है। ठीक है, जैसे आपने बचपन में देखा होगा, 10 रुपए की पिपहरी आती थी, बजाते थे ऐसे, उसमें फूंक मारते थे तो कंपन करती हुई आगे निकलती थी, है ना, ध्वनि निकलती थी। तो या तो हो सकती है शहनाई, या तो पिपहरी पिपहरी कुछ हो सकती है ना भैया। देखते हैं, कह रहा है कि एक्स वाई जेड क्रमशः हो सकते हैं। पहला, सितार, हारमोनियम, ढोलक। ढोलक तो यहां पर वाई पे होना चाहिए था ना, वाई में तनी झिल्ली है, दूसरे नंबर पे ढोलक होना चाहिए, ये तो तीसरे नंबर पे बोल रहा है, ये तो गलत है। एक तारा, एक तारा भी नहीं सही भैया, दूसरे नंबर पे एक तारा कहां से हो सकता है? तबला, गिटार, तबला, शहनाई, ये वाला सही है। गिटार, तबला, शहनाई सही है। पहले नंबर पे गिटार है, दूसरे नंबर पे वाई का मान जो है वो तबला है, और तीसरा यानी जेड जो है आपके सामने बनी हुई है शहनाई, किसकी है? आप सोच के बताना, बनारस के रहने वाले हैं, कौन है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलो भैया, क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से पादप यानी पौधे सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय की पहचान कीजिए, और वो भी सूक्ष्म जो पोषक हैं वो क्या है? लघु मात्राओं में पादपों द्वारा अपेक्षित पोषक। कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो पौधों के लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत ही जरूरी हैं। हम 7 नेम यहाँ लिखवा दे रहे हैं, आपको याद कर लेना है। देखो, वो इतने जरूरी हैं कि अगर वो नहीं मिलेंगे, होते तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन 7 जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। समझ लो, मान लो कि अति आवश्यक हैं। अगर वो 7 में से कोई नहीं मिला
तो फिर उसका जो विकास है ना वो रुक जाएगा, मतलब उसका विकास सही तरीके से नहीं होगा। तो वो सातों क्या क्या है आप गोद लीजिए अपनी कॉपी में। चलो पहला, ऐसा कोई नंबरिंग नहीं है, बस खाली हम ऐसे डाल दे रहे हैं 1 2 3 4 5, गलती से 6 भी लिख देते हैं, उसके बाद 7 भी लिख देंगे। सही है, तो पहला नोट करो भैया, बोरान, क्लोरीन, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम। ठीक है, पहला क्या है, बोरान, क्लोरीन। पहला नंबर नहीं है, ऐसा कुछ नंबर नहीं है, बस खाली हमने सातों लिखना था इसलिए हमने बता दिया। ठीक है, बोरान, क्लोरीन, आयरन, जिंक, कॉपर और ये है मैग्नीज, मॉलिब्डेनम। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। यहां पर पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा, ऐसा कुछ नहीं है। तांबा, फास्फोरस, कैल्शियम, ऐसा कुछ नहीं है। सल्फर, एल्युमिनियम, क्लोरीन, हाँ सल्फर, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम नहीं है। और यहाँ पर देखो जिंक है, आयरन है ये, ठीक है, लोहा, और ये है मैग्नीज, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है, ये 7 जो पोषक तत्व है ना बहुत जरूरी है, भले ही थोड़ी मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं मिलेगा उनको तो उनका विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, एजर्सन अभिकथन में क्या कह रहा है कि रात्रि आकाश में तारे पूरब से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। जब आप सोने जाते हैं, अगर कहीं खुले आकाश के नीचे सो रहे हैं तो भैया जी जब आप सोने जाते हैं तो देखो कोई तारा इधर है, जब सो के उठेंगे तो वो यहाँ पहुंच जाता है। इसका मतलब तारे जो हैं वो इधर से इधर प्रतीत होते हैं, चलते नहीं है, बस खाली प्रतीत होते हैं, मालूम होता है ऐसा में। तो इसका रीजन क्या है, ये रीजन बता रहे हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में घूर्णन करती है। हाँ, ये रीजन 100% सही है। अरे भैया जी मान लो ये पृथ्वी है तो ये है इसका पश्चिम और ये है पूरब, तो ऐसे ही तो पृथ्वी घूमती है। ऐसे जब पृथ्वी घूमेगी तो कोई चीज यहाँ है तो ऐसा लगेगा कि उधर जा रही है ना। इसका मतलब ये सही रीजन है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की दिशा में घूर्णन करती है। देखो यहाँ जो 8 गिरह आपके सामने है ना, इसमें सबकी गति है, सबकी गति है, ध्यान से सुनना। ये और ये इधर से सूर्य को छोड़ करके इधर से दूसरे नंबर पर और इधर से जो दूसरे नंबर पे है, इन दोनों की गति एक समान है। बाकी जो 6 बच गए उनकी गति एक समान है। हमारी पृथ्वी भी इन 6 के साथ है, इनकी गति क्या है, इन सब की गति जो 6 हैं, जो 6 एक्स्ट्रा है, इनको छोड़ करके इनकी गति जो है ना वो पश्चिम से पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन ये 2 गधे ऐसे हैं जिनकी गति जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर है। ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बार बार इस पे बनता है कि किसकी गति जो है पूरब से पश्चिम की ओर है। सबकी गति पश्चिम से पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर है, लेकिन ये 2 गधे ऐसे हैं जिनकी गति जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर है। कौन कौन है, एक है वीनस और एक है यूरेनस। नहीं याद हो रहा है तो आप ऐसे याद कर लो, देख लो भैया ये यू से स्टार्ट है, वी से स्टार्ट है, यानी यू और वी ये दोनों जो हैं किधर से, पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं, ये 101% राइट आंसर बोला है, ठीक है। ये कह रहा है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, इसीलिए हमें तारे जो हैं पूरब से पश्चिम की ओर दिखाई देते हैं। सही है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। हाँ भैया 100% आपने सही बात बोला है। और आगे ए और दोनों सही हैं लेकिन ए आर व्याख्या नहीं करता है, ये कह रहा गलत है, सब गलत है, सिर्फ पहला वाला सही है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड का रैखिक संवेग P तथा द्रव्यमान m है, गतिज ऊर्जा क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है भैया, हाफ यानी 1/2 mv², ठीक है। जहां पर m क्या है, मास यानी द्रव्यमान, आपके सामने लिखा हुआ है m। v क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। देखो m तो m है लेकिन v नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं से v का मान निकालो, यहां पटको, तब जाके आंसर आएगा। तो देखते हैं, ये क्या है, संवेग p है ना। आपको पता है कि संवेग बराबर क्या होता है, बहुत ही आसान, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे में वेग। द्रव्यमान को हम लोग m लिखते हैं, वेग को वेलोसिटी v लिखते हैं। इसका मतलब दुनिया वाले यही कहते हैं कि p बराबर mv होता है। सर जी हम यहां से क्या निकालें, क्योंकि भैया हमें यहाँ से v चाहिए तो हम यहाँ से v का मान निकाल लेते हैं, v को रोक लेते हैं और
इस P के नीचे M को पटक देते हैं, इसका मतलब V बराबर हो गया P अपॉन M। जहां कहीं भी V मिल जाए P अपॉन M पटक दो तो मिल गया भैया। देखो 1/2 M V मिल गया, जिसका मान है P अपॉन M, पटक दे रहे हैं P अपॉन M। होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा। 1/2 गुणे में M गुणे में ये केक कटेगा सब में बटेगा, इसका मतलब जितनी घात है सबको मिलेगी। तो P को हमने दे दिया, M को भी दे दिया। अब देखो यहाँ M एक बार है, यहाँ 2 बार है, इसका मतलब ऊपर नीचे कट गया, एक बार बच गया नीचे। तो अब हमारे पास ऊपर क्या है P स्क्वायर और नीचे क्या है 2, साथ में M है, इसका मतलब फाइनल आंसर हो गया P स्क्वायर अपॉन में 2M। देखो कहाँ है P स्क्वायर, ये देखो ऑप्शन सी में विश्राम कर रहा है भैया, तो इसको ठोक दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या फरमा रहा है भैया, ये क्या है, अच्छा जंजीर उंजीर है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे में जंग लगने के संबंध में सही है। आपको पता है कि अगर हम कोई लोहा अपने घर में कोई ऐसी जगह रखते हैं जहां हवा और थोड़ा सा नमी मिल जाए उसको, तो उसमें क्या होता है भैया, जंग लग जाती है। जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है, ये उत्क्रमणी नहीं है। फिजिकल होता, फिजिकल यानी भौतिक परिवर्तन होता तो उसको हम पलट सकते थे, ये तो रासायनिक परिवर्तन है, इसको पलटा नहीं जा सकता है, ठीक है, याद करिएगा। दूसरी चीज, जब आयरन को नमी और वायु मिल जाती है तो वो आयरन का ऑक्साइड बना देता है, जो भूरे कलर का होता है। देख लो आपके सामने लोहा देखो कैसे हो गया है ना, इस पे जंग लग गई है। और इसको अलग से गर्म और ठंडा करने की जरूरत नहीं है, ये रूम के टेम्परेचर पे क्रिया हो सकती है आराम से। हम उसको गर्म नहीं करने गए थे कि जंग लग जाओ भैया, या उसको ठंडा नहीं करने गए थे कि जंग लग जाओ भैया, ऐसा कुछ भी नहीं। उसको बस हमने खाली रख दिया था, कुछ दिन बाद देखे वहां जंग लग गई। ठीक, इतना समझ में आया। एक चीज और याद करेंगे कि जंग लगना जो है ऊष्माक्षेपी क्रिया है। अच्छा सर जी ये क्यों, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा बाहर आती है, गर्मी का एहसास दिलाती है, गर्म निकालती है, वो गर्मी निकालती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जंग लगती है तो वो गर्म हो जाता है। हाँ भैया गर्म हो जाएगा, लेकिन जंग लगना एक इतना स्लो प्रोसेस है ना कि जो ऊष्मा निकलती है वो वायुमंडल में चली जाती है, हमें पता नहीं चलती, इतने स्लो प्रोसेस है। अगर वही लोहा जैसे हमने रख दिया और तुरंत जंग लग जाए ना, तब वो ऊष्मा हमें प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी, हम ऐसे टच करेंगे गर्म रहेगा। लेकिन जंग लगना इतना धीमा प्रोसेस है ना कि वो जो ऊष्मा निकलती है ना वो तो बहुत वायुमंडल में चली जाती, बहुत स्लो स्लो निकलती है, इसलिए हमें पता नहीं चलती, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे कि जंग लगना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलो अब इस क्वेश्चन का सत्यानाश करते हैं, देखते हैं। ये कह रहा है कि ये लौह यानी लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। सही बात है, पहला वाला सही है। आगे, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी अभी बता दिए, इसमें ऊष्मा निकलती है, यानी दूसरा भी सही है। ये सामान्य ताप यानी कोष्ठ ताप पर हो सकता है, उसको गर्म और ठंडा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा, इसका मतलब ये भी सही है, रूम के टेम्परेचर पे हो सकता है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अरे भैया कहे रासायनिक अभिक्रिया है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन होता तब हम पलट सकते थे, ये तो रासायनिक परिवर्तन, इसको पलटा नहीं जा सकता है। ये कह रहे हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, नहीं भैया इसको पलटा नहीं जा सकता। अगर इसको हम पलट सकते तो बहुत सही था। लो भैया इसको तुरंत हम सही कर दें जितना खराब वराब लोहा है ले जाओ बटोर के, उसके बाद सही हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसको आप छुड़ाओगे ना तो वो खराब हो जाता उतना लोहा। अगर 10 किलो का है तो उसमें 2 किलो जंग लग के बेकार हो जाएगा, 10 किलो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये उत्क्रमणीय नहीं है। कौन सा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, यानी ऑप्शन ए वाले में आपका सही है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये क्या भैया 1 2 3, अरे भगवान ऐसा ना करो भैया, इतना जुल्म ना कर दो भैया। चलो मान लो इसको चेंज कर लो, 1 2 4 कर लो, 1 2 का 4 कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है कि कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का कॉलम बी में दिए गए उनके रासायनिक नामों के साथ सुमेल कीजिए, ठीक है। क्या क्या नेम है, बुझा चूना है, सादा नमक है, चूना पत्थर है, कास्टिक सोडा है, बिना बुझा चूना है, बेकिंग सोडा है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को ना ऑप्शन से करना बहुत आसान होता है, लेकिन कम से कम आपको एक आध दो तो पता होना चाहिए। अब हमें देखो 6 लोगों को 6 लोगों के साथ मिलाना है,
तो अगर हमें एक भी नहीं पता है तब तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर एक भी पता है ना, सिर्फ एक ही पता है ना, तब भी ये मान के चलो आपका क्वेश्चन 40% चांस है कि सही हो जाएगा, 40% चांस है। और अगर कहीं दो तीन पता है ना, तब तो 100% मान के चलो हो ही जाएगा। जैसे देखो, मान लो पहले हम करना बता दे रहे हैं, आप ऐसे करिए, जैसे ये सब नहीं पता है, लेकिन सर जी हमें पता है सादा नमक, यानी जो घर पे नमक यूज होता है उसका हमें पता है, उसको हम लोग NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं ना। तो यहां पर है टेबल साल्ट, सादा नमक, कहां है भैया सोडियम क्लोराइड, कहां है सोडियम क्लोराइड, देखो लास्ट वाले में है, यानी ये इससे मिलेगा, बी वाला छठे से, बी वाला छठे से। अब देखो बी वाला छठे में कहां है, बी वाला देखो छठे में, बी छठा, और कहीं बी वाला दूसरा मिला रहा है गलत, बी वाला चौथा मिला रहा है गलत, बी वाला पांचवा मिला रहा है गलत, इसका मतलब ये सही हो गया। तो अगर मिलाने वाला आता है ना, तो हमेशा ऑप्शन से करिए, ऑप्शन के थ्रू बहुत जल्दी हो जाएगा। उसमें अगर आपको कम से कम एक या दो ही पता है ना, तब भी ये मान के चलो 70-80% आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और बहुत ज्यादा घुमा फिरा के दिए है तब तो बहुत मुश्किल है ना, तब तो आपको सारे पता होना चाहिए। चलो ठीक है, देखो एक से ही हमने बता दिया, अब चलो हम पूरा मिला दे रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इसका नेम है बुझा चूना, और एक है बिना बुझा चूना, और एक है चूना पत्थर। सर जी ये क्या है, बहुत ही आसान है, आराम से समझो। देखो मार्केट में चूना कल्ली के लिए पहले तो होती थी चूना कल्ली, अब नहीं हो रही है। अगर आप चूना खरीद कर लेकर आते हो तो पाउडर और ऐसे कुछ इस तरीके का होता है ना, उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। और अगर उसमें पानी मिला दोगे या उसको पानी में डाल दोगे, पानी के साथ अभिक्रिया करा दोगे, तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो बुझा चूना कहलाएगा, सही है। और अगर उसी बुझे चूने को फिर से बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो और उस पर हवा लगे यानी ऑक्सीजन लगे, तो फिर से क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जिसको हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं। बहुत ही आसान है ना भैया। मार्केट में लेके आओ पाउडर, चूने वाला पाउडर, वो क्या है, कैल्शियम का ऑक्साइड है, पानी में भिगो दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। पहले क्या था, बिना बुझा चूना था, अब क्या हो गया, अरे पानी डालने पे बुझ गया, और क्या, बुझा हुआ चूना हो गया। और उसको बाहर निकाल के हवा लगाओ तो क्या बन जाएगा भैया, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जिसको हम लोग चूना पत्थर कहते हैं। तो ये तीन तो क्लियर हो गया, बुझा चूना, बिना बुझा चूना और चूना पत्थर। बिना बुझा पहले होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड, कहां है भैया कैल्शियम ऑक्साइड, लो भैया यहां से यहां ठोक दो। बुझा बाद में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कहां है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो यहां से यहां ठोक दो। उसके बाद बाहर निकाल के हवा लगाओगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, चूना पत्थर बन जाएगा। कहां है भैया कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। अरे भैया ये क्या लिख दिए हो, कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा सर जी, तो इसका मतलब ये इसी के साथ रहेगा। अब क्या बचा, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कहां है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो। अब भैया क्या इसको बताएं, नहीं, सही है, समझ में आ गया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। सबसे पहले अम्लीय वर्षा समझते हैं, फिर उसके बाद कौन सी गैस है उसके बारे में समझते हैं। अम्लीय वर्षा का मतलब अगर वर्षा में कुछ अम्ल मिल जाए तो जो बारिश होगी वो अम्लीय वर्षा होगी। वैसे जो सामान्यतः बारिश जो होती है ना वो भी अम्लीय होती है, लेकिन उसका पीएच मान जो होता है ना लगभग 5 से 5, 7, 5, 6 कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये भी अम्लीय है, आपको पता है ना, पीएच जिसका 7 से कम होता है वो अम्लीय, जिसका 7 से ज्यादा है वो क्षारकी, है ना, पता है ना भैया। तो वैसे जो बारिश होती है नॉर्मल, उसमें भी इतना अम्ल रहता है, 5.7 पीएच इतना रहता है। लेकिन जो अम्लीय वर्षा होती है ना उसका जो पीएच रहता है भैया वो सामान्यतः 4 रहता है, सामान्यतः 4 रहता है। सर जी ये फर्क है, अरे भैया पहले ये जान लो कि खाली ये ना समझिएगा कि 4 और 5 में सर जी कितना फर्क है, नहीं, 10 गुना का फर्क है। अगर 5 वाला और 4 वाले से तुलना किया जाए तो ये 10 गुना ज्यादा है अम्लीय, 10 गुना ज्यादा है। खाली नंबर एक है लेकिन गुना जो है 10 गुना ज्यादा है, ये 10 गुना अम्लीय है, याद रखिएगा। अब चलो हम लोग आते हैं अम्लीय वर्षा पे। जैसे जब आप ईंधन जलाओगे तो उसमें बहुत सारी गैसें निकलती हैं,
बहुत सारी गैसें निकलती हैं। जैसे मान लेते हैं सल्फर, ठीक है, ऊपर गई ऑक्सीजन के साथ मिली तो उसका नाम हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। पूरा लिख दें क्या? चलो जाने दो। अच्छा, ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड। और वही फिर से वायु में मिल गई, सल्फर डाइऑक्साइड फिर से वायु में मिल गई, तब क्या बन जाएगा? ओहो हो, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। अरे भगवान, ये तो बहुत तगड़ा हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। एक बार क्वेश्चन आया था, बताया गया है कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोला जाता है तब कौन सा अम्ल बनता है? तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। लेकिन अगर वायु में मिलती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। अरे भैया ये क्या हो गया? ये तो अम्ल हो गया। ये आसमान में ऐसे तैर रहा है, उसके साथ अगर पानी नीचे गिराएगी तो अम्लीय वर्षा हो गई, क्योंकि अम्ल मिलकर के बारिश हो रही है तो अम्लीय वर्षा हो गई। सही है। तो एक हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन का ऑक्साइड। किसका? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये भी ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करते हैं ना तो क्या बनाते हैं? नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो कि फिर से अम्ल बन गया, उस पानी के साथ मिलेगा, नीचे आएगा तो क्या कौन सी वर्षा हुई? अम्लीय वर्षा हुई। सही है। इसीलिए जितने भी ये जो सल्फर के जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है ना, उसमें डायरेक्ट सल्फर निकलता है भैया। अगर सल्फर निकलेगा तो ऊपर जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, फिर क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। और फिर अगर वो नीचे गिरेगा ना तो धज्जियां उड़ा देता है जहां गिरता है। चलो, कौन कौन सा है भैया? नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ओजोन नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये दोनों आपके ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी और ई, डी और ई किस में है? ये देखो लास्ट वाले में सही है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। ठीक है, अच्छी बात है। सामान्यतः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। सही बात है। जितने अधातु हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, क्लोरीन है, कुछ भी हो, ये सब जो है ना, फास्फोरस हो, कुछ भी हो, ये अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। सच बात है। लेकिन यही अधातु अगर ऑक्सीजन इनको मिल जाए, वायु मिल जाए, तो वहां पर क्रिया बहुत तगड़ी करते हैं। जैसे फास्फोरस का नाम आपने सुना होगा, ये एक अधातु है, अगर इसको खुली वायु दे दिया जाए तो तुरंत आग लग जाती है उसमें। इसीलिए उसको संरक्षित करने के लिए, मतलब रखने के लिए जल में डुबो कर रखते हैं। समझ में आया भैया? जल में रखा जाता है। तो ये तो सही है। दूसरा वाला, सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। सही बात है, अधातु जो हैं अम्लों के साथ क्रिया नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये धातु होता, धातु, तो धातु जो अम्ल के साथ क्रिया करते हैं ना भैया, तो एक हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, और जिससे निकलती है पॉप की ध्वनि। किसकी ध्वनि? पटाखे वाली ध्वनि निकलती है, पॉप करती है। सही है। तो ये भी सही है, अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, धातु करते हैं। और कैसी ध्वनि निकालते हैं? पॉप की ध्वनि निकालते हैं। याद रख लीजिएगा। यानी ये दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। कौन सा पूछा है सही? हाँ सही तो है ये सी वाला। बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अति उपयुक्त रणनीति है? अति उपयुक्त मतलब बहुत ज्यादा फायदा करेगी। किस क्या समझाना है? रासायनिक अभिक्रिया समझाना है। मतलब कि सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगी? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। ये क्रिया समझाने के लिए, या ये अभिक्रिया समझाने के लिए, या रासायनिक अभिक्रिया समझाने के लिए कौन सबसे अच्छा तरीका है, इनमें से वो आपको चूज करना है। चलो पहला देखें। कह रहा है कि संयोजकता, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा की व्याख्या करना। अरे भैया कक्षा 6, 7, 8 वालों को आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओगे तो इसका मतलब ये गलत है, ये सही नहीं होगा। आगे बोला है रासायनिक समीकरणों को प्रतीकात्मक रूप में लिखना तथा विद्यार्थियों को अवलोकन करने के लिए कहना। नहीं, ये भी नहीं सही है भैया, क्योंकि प्रतीकात्मक जब आपने लिख दिया है, वही चीज तो आपको समझाना था। जब आपने लिख दिया तो कैसे समझ पाएंगे, है ना? इसका मतलब पहले समझाइए ना उसको। चलो आगे बोला है रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करना तथा उदाहरण देना। ये भी उतना उपयुक्त नहीं है ना। परिभाषित करो, परिभाषा दे दो। जब उनको प्रैक्टिकल में नहीं कुछ बताओगे तो कैसे परिभाषा याद होगी? आगे बोला है
कि उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। हाँ सही है, जैसे चीनी पानी मिलता है तो कुछ घोल बनता है, ये इसका अवलोकन कर दिया है। इसी चीज को आप बताइए तब वो अच्छी तरीके से समझेंगे। नमक और पानी मिलाइए क्या बनता है, ये सारी चीजें जब आप उनके घरेलू मतलब घर में जा करके, सॉरी घर में नहीं, घर में मतलब घर के एग्जाम्पल देंगे तब ज्यादा अच्छी तरीके से समझेगा, यानी डी वाला सही है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। बाह्य निषेचन, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपसे एक होमवर्क में क्वेश्चन पूछा था कि बताना था आपको कि मुर्गी का निषेचन बाह्य निषेचन है कि अंतः निषेचन है। सबको पता है कि मुर्गी का जो है देखो बाह्य नहीं है भैया, उसका अंतः निषेचन है, याद कर लीजिएगा, मुर्गी का अंतः निषेचन है। ये कह रहा है कि बाह्य निषेचन, निषेचन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मेल के शुक्राणु और फीमेल के अंडाणु जब मिलते हैं तो उस क्रिया को हम लोग निषेचन बोलते हैं। किसी किसी में बाहर, अगर मादा की शरीर के अंदर ये काम हो रहा है तो अंतः निषेचन, और मादा की शरीर के बाहर हो रहा है तो उसको बाह्य निषेचन बोलते हैं। तो कह रहा है कि बाह्य निषेचन किस में होता है, तो याद कर लो कि बाह्य निषेचन ज्यादातर जलीय जंतुओं में होता है, ज्यादातर जलीय जंतुओं में। जैसे मेढक है, मेढक जो है नर जो है, पहले मादा अपने अंडे बहुत ढेर सारे दे देगी, 100-200 अंडे जल में दे देगी। अब अंडे तैरने लगते हैं, उसके बाद जो नर है वो उस पर अपना शुक्राणु फैलाने लगता है। कुछ अंडे तो बह जाते हैं, कुछ शुक्राणु बह जाते हैं, लेकिन कुछ पे निषेचन की क्रिया हो जाती है और वहां से बच्चे हो जाते हैं ना। तो वो चीज जैसे हमने आपको बताया किसमें भैया, मेढक में, मछलियों में भी ऐसे ही होता है ना, और स्टारफिश में भी ऐसे ही होता है। ये आपके सामने स्टारफिश है। चलो देखते हैं कौन सा। मुर्गी में तो अंतः निषेचन है, गलत है। छिपकली, तितली, मेढक, ये भी गलत है। तितली, मेढक, मछली, तितली में नहीं भैया, अंतः निषेचन होता है इसमें। मेढक और मछली में तो होता है भाई, मेढक, मछली, स्टारफिश, इन तीनों में याद कर लीजिएगा बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, मुर्गी हमने आंसर बता दिया कि वो अंतः निषेचन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एसर्सन बोला है सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया गया तो प्रासरण के कारण फूल जाती है, यानी ऑस्मोसिस के कारण फूल जाती है। सबसे पहले ये समझते हैं प्रासरण होता क्या है। देखो जल के जो अणु हैं अगर एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस कर जाएं, एक पारगम्य झिल्ली को, यानी वो कोशिका की झिल्ली होती है जिसमें से पानी क्रॉस हो जाए, ठीक है, उसको पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। तो अगर एक स्थान से दूसरी जगह पे चले जाएं तो उसको बोलते हैं प्रासरण, यानी पानी पार हो गया भैया। अब पानी किधर से किधर जाते हैं, तो जिसका सांद्रण उच्च रहेगा उधर से निकल करके निम्न सांद्रण की ओर जाएंगे। अब सर जी ये क्या हो गया, अरे भैया ये समझ लो कि मान लो कि इसमें पानी की मात्रा कम है और कहीं पानी की मात्रा ज्यादा है तो ज्यादा वाले पानी इधर आ जाएंगे। अगर ये दीवार ना होती, पारगम्य झिल्ली होती तो इधर आ जाते। सही है। वैसे ही जो किशमिश होती है उसके अंदर पानी की सांद्रता जो है वो कम है, यानी पानी के जो कण हैं वो कम मात्रा में है, सूख चुके हैं। और जैसे ही आपने उसको पानी में डाला तो अब बाहर जो है वो पानी का सांद्रण ज्यादा है, पानी के अणु बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा वाले जो हैं वो अंदर जाने लगेंगे, निम्न वाले के पास जाने लगेंगे, मतलब जहां पानी की मात्रा कम है वहां जाने लगेंगे। अरे भैया आप प्रेशर में थोड़ी ना काम कर पाओगे, जब सांद्रण ज्यादा है मतलब इसमें ज्यादा लोग हैं और बगल वाले में 5 लोग हैं, तो इसका मतलब इस वाले लोग उठ करके उस वाले में चले जाएंगे। उसी को बोलते हैं प्रासरण। जल के अणु उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाते हैं पारगम्य झिल्ली के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बोला है कि पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से पारगम्य कोशिका झिल्ली होती है। सही है, पादप कोशिकाओं में ऐसा होता है कि वो पानी को सोख सकती हैं। तो ये दोनों सही है, इसका मतलब ए और दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ये ऑप्शन ए वाला सही है। देख लो किशमिश पहले ऐसी थी, अगर आप उसको भिगो देंगे सुबह सुबह ऐसे तैयार हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग, मतलब अगर आप कुछ पोषक तत्व ज्यादा दिनों तक नहीं लेते हैं तो वो अभाव हो जाता है उसको, और उससे कुछ ना कुछ आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अभावजन्य रोग। सही है। विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी, कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी बताओ। पहला है संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना तथा अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना। कुछ देर के लिए समझ सकते हैं लेकिन ये उच्च प्राथमिक के लिए नहीं समझ सकते हैं ना भैया।
इसको हटाओ। आगे बोला है कि अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदेशन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना। हाँ, ये 100% सही है, क्योंकि भैया अगर आपको कोई बीमारी हो रही है तो डॉक्टर को बुला दो, ही समझ लें सब लोग मिल करके, बच्चों को अच्छी तरीके से समझा भी देंगे और दिखा भी देंगे कि हाँ ये, और अगर डॉक्टर समझाएंगे ना तो लोग ज्यादा समझेंगे, और कोई टीचर समझाएगा ना कहेंगे पता नहीं क्या बकबकाते रहते हैं ना भैया। इसका मतलब ये वाला सही है, 100% ये वाला सही है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा गलत है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्षैतिज मेज पर पड़े हुए एक डिब्बे का द्रव्यमान 500 ग्राम है, उस पर लगने वाले बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जी का मान आपको इतना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक गुरुत्वीय त्वरण है। ये एक टेबल पे ये बॉक्स रख दिया गया है, अच्छी बात है। अब आप अपने मन में सोचो कि ये टेबल पर जो बॉक्स रखा है, क्या ये बॉक्स पर कोई बल लग रहा है या ये टेबल पर कोई बल लगा रहा है। तो हाँ भैया, ये बॉक्स जो है ना नीचे की तरफ बल लगा रहा है, नीचे की तरफ। सर जी कितना बल लगा रहा है, तो आपको पता है फोर्स ma होता है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है 500 ग्राम है, 500 ग्राम है। ग्राम को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करो, 1000 से भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा किलोग्राम। तो m का मान जो है, m का मान जो है, अच्छा चलो पहले m लिख देते हैं, और a क्या है त्वरण, किस प्रकार का त्वरण इस पे काम करेगा। सर जी गुरुत्वीय त्वरण, यानी जमीन उसको खींचेगी। ठीक है, यहां पर mg होना चाहिए था, है ना। तो चलो m का मान है 0.5 और g का मान है 10, तो उत्तर आ गया कितना भैया 5, उत्तर आ गया 5 न्यूटन। इतना बल लगा रहा है ये बॉक्स जो है नीचे की ओर, ये बॉक्स जो है वो नीचे की ओर इतना बल लगा रहा है, कितना बल 5 न्यूटन का बल। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो मेज है ना इसको ऊपर की ओर ढकेल रहा है 5 न्यूटन से, इसको ऊपर की ओर फेंक रहा है 5 न्यूटन के बल से। तो जब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर हो गया, अरे भैया दोनों अगर फरीक जो हैं, इधर वाला आदमी इधर वाला दोनों के बराबर हो जाए तो कहाँ झगड़ा हो पाएगी। अरे कमजोर से झगड़ा किया जाता है ना, अपने से बड़े अपने के बराबर नहीं किया जाता है। चलो भैया देखो, ऊपर लग रहा है 5 न्यूटन का बल और नीचे लग रहा है 5 न्यूटन का बल, इसका मतलब बल का संयुग युग्म जो है वो काम कर रहा है। तभी अगर मान लो ऐसा होता कि ये जो बॉक्स है सिर्फ नीचे की तरफ बल लगाता तो इसको छेद उद करके नीचे आ गया होता, और अगर मान लो ये जो बॉक्स है बल ना लगाता तो भैया ये उसको ढकेल करके ऊपर फेंक दिया होता, 5 न्यूटन से ऊपर लगा रहा है। सही है, तो ये नीचे 5 लगा रहा है, ये ऊपर 5 लगा रहा है, तभी तो दोनों बराबर हो गए, ना ये नीचे जाने दे रहा है ना ऊपर जाने दे रहा है। ठीक, चलो अब आगे कह रहा है कि उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, गलत, दो बल कार्य कर रहे हैं, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। आगे बोला है अधोमुखी दिशा में उस पर 5 न्यूटन का असंतुलित बल कार्य करता है, यानी अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ यानी अधोमुखी 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। अरे भैया सिर्फ अगर नीचे की तरफ करता तो उसको छेद उद करके नीचे आ गया होता, ऐसा नहीं है। आगे बोला है संतुलित बलों का एक युग्म यानी युगल उस पर कार्य करता है, ये वाला सही है, तभी वो स्थिर बैठा हुआ है। सही है, और बाकी ये तो गलत है, आप पढ़ लीजिएगा। ऊपर मुखी दिशा में यानी ऊपर की तरफ 5 न्यूटन का बल लग रहा है, गलत है भैया, ऊपर होता ना तो ऊपर उड़ गया होता अब तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा हुआ है रेयान एक संश्लिष्ट तंतु है, सही बात है, रेयान जो है वो संश्लिष्ट है यानी सिंथेटिक है, जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। जैसे कॉटन है प्राकृतिक रूप से, जैसे रेशम है प्राकृतिक है, ठीक है, लेकिन ये जो है वो एक संश्लिष्ट तंतु है। लेकिन आगे बोला है रेयान को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है। नहीं भैया, रेयान को कैसे बनाया जाता है, यही जो आपका पेड़ होता है ना, पेड़ की छाल लेना है या उसका सेल्यूलोज निकालना है, कैसे भी करके, चाहे छाल से चाहे जड़ से चाहे जैसे, उसके सेल्यूलोज से ही बनाया जाता है। तो सेल्यूलोज तो प्राकृतिक है, उससे बनाया गया है, इसलिए इसको बोला गया है संश्लिष्ट। तो ये कह रहा है कि रेयान को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के, नहीं भैया सेल्यूलोज से बनाया गया, तो सेल्यूलोज जो है वो प्राकृतिक कच्चा माल है ना, इसका मतलब ये गलत बोला है।
तो S1 सही है, S2 गलत है, यानी S1 S2 दोनों सही है? नहीं भैया, S1 सही है और S2 गलत है, ये वाला सही है, ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक, चलो रेयान फाइबर आप भी कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। X एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और y के सिद्धांत पर आधारित है। x और y क्रमशः क्या है? तो भैया जी ये आपके सामने पेरिस्कोप बना है। पेरिस्कोप का क्या काम है? जैसे मान लो कि कोई ऐसी जगह पे देखनी है, जैसे अब ऐसा ना करिएगा, लाओ हम बाहर खड़े होकर किसी घर में ऐसे पेरिस्कोप लगा के देखें, नहीं ऐसा ना करिएगा। देखो ये बहुत ऊपर कुछ ऐसी चीज रखी हुई है, इसको देख रहा है लेकिन नीचे से देख रहा है। कैसे सिद्धांत पे काम करता है? बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर मिरर लगा होता है, क्या लगा होता है? मिरर लगा होता है, और 45 अंश का कोण बनाता है। 45 अंश का कोण बनाता हुआ मिरर लगा रहता है। सूर्य का प्रकाश इधर आता है, टकरा करके नीचे जाता है, ये भी 45 अंश पर लगा है, 45 अंश पर, तो ये टकरा करके इधर भेज देता है। कभी कभी तो 3-4 पाइप में लगा रहता है। अगर यहाँ पर फिर से लगा होता कोई मिरर तो ये प्रकाश ऊपर चला जाता, यहाँ पर फिर से लगा होता तो ये प्रकाश यहाँ चला जाता, यहाँ पर कुछ ऐसे लगा होता तो ये फिर ऊपर चला जाता। ऐसे इस पेरिस्कोप को बहुत लंबा किया जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन इसका गलत यूज ना करिएगा। ऐसा नहीं है बहरों में खड़े होकर अंदर किसी घर में झांकी, ऐसा ना करिएगा, ठीक है। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ये परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। अरे देखो यहाँ आया, परावर्तित हुआ, यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे ऐसे फैलता रहता है। इसका मतलब ऑप्शन सी वाला सही है। पेरिस्कोप जो है परिदर्शी परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? अरे भैया ये सब का है, देखो कह रहा है कि एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जा सकता है। एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है और वाई कोयले से व्युत्पन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम एक्स और वाई हो सकता है? क्रमशः जो है एक्स और वाई हो सकता है, ठीक है, ये आपको बताना। दोनों कैसे हैं? काले हैं, गाढ़े हैं, सड़क बनाने में काम आता है, अच्छी बात है। और एक जो है पेट्रोलियम का व्युत्पाद है और एक जो है वो कोयले का व्युत्पाद है। अब इसमें से चूज करते हैं। पहले किसका है? पेट्रोलियम। तो बिटुमेन जो है, सॉरी बिटुमेन जो है वो एक पेट्रोलियम का उत्पाद है, ये तो सही है, अच्छी बात है। इसका मतलब एक्स का मान ये हो सकता है। बिटुमेन ये क्या होता है सर जी? अरे डामर का नाम सुने हो ना, वही डामर को ही बिटुमेन कहते हैं और कुछ नहीं। हाँ कोलतार, कोलतार तो एक कोयले से बना हुआ है, इसका मतलब यही सही है। दोनों काले गाढ़े हैं, देख लो आपके सामने है, ये बिटुमेन है, ये कोलतार है, इसका मतलब यही सही है। अच्छा इसमें भी तो वही है, कोलतार बिटुमेन, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि कोलतार पहले है, बिटुमेन बाद में है। ये इसका पहला एक्स रहेगा ना, अगर ये एक्स है ये वाई है तो एक्स जो है वो तो कोयले का उत्पाद है और बोला है एक्स जो है पेट्रोलियम का बनना चाहिए, तो इसीलिए ये भी गलत है। अच्छा इसमें एक चीज आया, चारकोल। चारकोल जानते हो? अरे भैया घर में अगर लकड़ी जलती है ना, उसमें जो कोयला निकलता है उसको चारकोल बोलते हैं। और क्या, अरे नाम देखो चारकोल है तो इसका मतलब क्या हो गया? कोयलवा जो घर निकला था भैया वही कहा थे, और का। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है, कह रहा है कि खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। सबसे पहले यहाँ दो चीजें हैं, एक है खाद और एक है उर्वरक। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो कि दोनों चीजें सेम हैं, तो ऐसा नहीं है, खाद अलग है, उर्वरक अलग है। खाद क्या होती है? खाद एक जैविक या कार्बनिक पदार्थ है। जैसे कोई चीज, अब कूड़ा कचरा है जो हरा वाला होता है, जैसे पादप सड़ गए हैं तो उनसे खाद बनाई जाती है, गोबर की खाद होती है। तो खाद जो है एक जैविक पदार्थ है जिसको हम लोग कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। लेकिन उर्वरक क्या है? उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जिसको हम लोग फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं, ठीक है, जैसे पोटास हो गया, यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, ये सारी चीजें उर्वरक हैं। खाद, अगर हम खेतों में खाद डालते हैं तो वो ज्यादा फोकस, मतलब ये मान के चलो 95% फोकस मिट्टी को सुधारती है, मिट्टी को सही करती है। लेकिन वही उर्वरक जो है ना वो डायरेक्ट फसल पर चोट करता है, वो फसल को सही करेगा, मिट्टी को नहीं सही करता है। समझ में आ रहा है? और उर्वरक तो नुकसानदेह भी है, ज्यादा अगर डाल देंगे ना तो मिट्टी हो जाएगी बर्बाद और उससे जल प्रदूषण भी फैलता है। तो उर्वरक एक तरीके का बहुत बेकार चीज है, लेकिन खाद तो बहुत अच्छी चीज है। खाद अगर हम डालेंगे अपने खेत में, सबसे पहली चीज मिट्टी का गठन बनेगा,
मिट्टी जो है सुसंगठित हो जाएगी, मतलब अच्छी तरीके से कण उसके भुरभुरे हो जाएंगे। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं ना मिट्टी में, उसकी संख्या बढ़ा देगी अगर हम खाद का प्रयोग करेंगे। तीसरी चीज, इसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा होगा, आपकी मिट्टी में ह्यूमस बहुत ज्यादा होगा। चौथी चीज, वही खाद अगर आप अपने खेत में यूज करते हैं ना, तो मिट्टी के जल धारण की क्षमता बढ़ जाएगी। तो खाद बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है, लेकिन उर्वरक बहुत नुकसान करता है। बस 2-3 साल आप अपने ज्यादा से ज्यादा डाल के देख लीजिए, आप बंजर पाएंगे अपनी जमीन। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं, खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि खाद की अपेक्षा उर्वरक जो है, इसमें पोषक तत्व तो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे एनपीके है, नाइट्रोजन है, पोटाश है, कैल्शियम है, ये सब बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पोषक तत्व तो इसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं उर्वरक में, यानी ये वाला सही है। और कुछ और पढ़ लेते हैं। उर्वरक मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। नहीं भैया, वो तो खाद करती है। आगे है, उर्वरकों से मृदा प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त करती है। नहीं भैया, खाद से प्राप्त करती है। आगे बोला है, उर्वरकों से मृदा में मित्र की संख्या में वृद्धि होती है, मतलब बैक्टीरिया की संख्या। नहीं भैया, वो तो खाद से होती है। ठीक है, ये याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उस समुच्चय को ढूंढिए जो कि कॉलम ए में पादपों का उनके द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन की विधि के साथ सही प्रकार से सुमेल करता है। गुलाब है, ईस्ट है, फर्न है, स्पाइरोगाइरा है। इनका जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है। सबसे पहले समझते हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है। देखो, जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। अलैंगिक जनन, सॉरी, पहले समझ लो कि लैंगिक क्या होता है। लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसका जनन अगर बीज के द्वारा हो तो उसको लैंगिक जनन बोलते हैं, और अगर बीज के द्वारा नहीं होता है, बाकी किसी के द्वारा हो, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। ठीक, तो ये लोग अलैंगिक जनन करते हैं। जैसे गुलाब, आपको अगर गुलाब का पौधा लगाना तो कैसे लगाते हैं भैया? एक कली लेके आए, इतनी बड़ी डंडी, उसको काट के खोस दिए, बन गया, है ना। तो अगर कोई ऐसा पौधा है जिसका जनन जो है वो कायिक द्वारा हो, तो उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। सर जी, कायिक क्या होता है? अरे भैया, जड़, तना और पत्ती, जड़, तना, पत्ती द्वारा अगर किसी चीज का जनन हो रहा है, जैसे हम लोग उसकी डाली द्वारा तो करते हैं ना, यानी उसके तने द्वारा करते हैं ना, गुलाब को जमाते हैं, तो उसका कायिक प्रवर्धन है। तो ये गुलाब का जो जनन होता है वो कैसे होता है? कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो कायिक प्रवर्धन कहाँ है लिखा भैया? मिलाओ उसको, कहाँ है कायिक प्रवर्धन? ये देखो लास्ट वाले में, यानी ए का पांचवा, ए का पांचवा, ये चौथा बता रहा है, ये चौथा बता रहा है, ए का पांचवा। ठीक है, बी वाले से कंफर्म हो जाएगा। ईस्ट, ईस्ट आपको पता है वो लोग मुकुलन करते हैं, मुकुलन, ये देखो बडिंग। ठीक है, हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया है, 2-3 वीडियो पहले आपको मुकुलन के बारे में पूरा अच्छी तरीके से समझा दिया है। सर जी, अगर आपके पास खमीर है, ईस्ट है, पानी में घोलोगे, थोड़ा सा चीनी मिला दो, तो धीरे 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 बढ़ती रहेगी, और जब बढ़ जाएगी ना, यहीं से थोड़ी सी कली की तरीके से निकल करके टूट जाएगी, उसके बाद वो अपना अलग विकास करेगी, तो उसको बोलते हैं मुकुलन। यानी बी का पहला, बी का पहला सर जी इसमें है, इसमें तो तीसरा है, यानी पहला वाला सही हो गया, काम खत्म। बाकी अगर आपको मिलाना है तो मिला दीजिए। देखो, फर्न जो है ना, वो बीजाणु रचना करते हैं। कौन सा? बीजाणु रचना करते हैं भैया, तो ये वाला सही है। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा क्या है? एक प्रकार का शैवाल है जो कि कुछ इस तरीके का होता है, बीज से टूट जाता है, टूट जाएगा, ये अलग विकास करेगा, ये अलग विकास करेगा, फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर बीज से टूट जाएगा, तो खंडन द्वारा करते हैं। ठीक है, स्पाइरोगाइरा किसके द्वारा? खंडन। कहाँ है भैया? फ्रेगमेंटेशन, ये देखो सही है, तीसरा देख लो, लास्ट में लिखा हुआ है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या फरमा रहा है? ये देखो भैया, लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन से पादप बीमारी जीवाणु द्वारा होते हैं? जीवाणु द्वारा बीमारी को आपको पता लगाना है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया देखते हैं कौन सा है भैया? रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं में घुन लगना। अरे भैया, गेहूं में घुन लगता है, वो तो कीड़ा होता है ना, इसका मतलब ये नहीं सही है सर जी। आगे सिट्रस टैंकर, हाँ ये सही है। कुछ खट्टे फल जो होते हैं, सिट्रस जो फैमिली होती है, जैसे नींबू है, संतरा है, इन सब में इस प्रकार की बीमारी आपने देखा होगा, खरीदने गए हैं तो ये देखा होगा, इसको बोलते हैं सिट्रस टैंकर। ये बीमारी जो होती है बैक्टीरिया के कारण होती है, जीवाणु के कारण होती है, तो ये वाला सही है। आगे, भिंडी की पीत सिरा किरमिर, अरे भैया ये तो वायरस के द्वारा होती है, तो ये गलत है।
ये वायरस के द्वारा होती है, ठीक है भैया, ये वायरस के द्वारा और ये बैक्टीरिया द्वारा। चलो कौन सा सही है? ओनली बी, ओनली बी, ये वाला सही है। समझ में आ गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 20। ओहो, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध बीच का अंतर जो कि प्रत्येक कितने के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है वह है। मतलब देखो हमसे ये कह रहा है कि अगर 3 प्रतिरोध हैं, कितने प्रतिरोध हैं? 3, और प्रत्येक का मान कितना है? 1/3 ओम, 1/3 ओम ऐसे रहेगा, 1/3 ओम, 1/3 ओम, ठीक है। ये 3 प्रतिरोध हैं, इनको सबसे पहले मैक्सिमम बनाना है, मतलब अधिकतम, फिर उसके बाद न्यूनतम बनाना है, फिर दोनों का अंतर निकालना है। क्या क्या बनाना है भैया? इनका मैक्सिमम मान कितना होगा और इनका न्यूनतम मान कितना होगा, फिर दोनों का अंतर निकालना है। सर जी अधिकतम मान कैसे निकलता है? अगर इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, एक साथ में जोड़ोगे, तब जाके इसका मान जो आएगा वो न्यूनतम अधिकतम आएगा। और अगर समांतर क्रम में जोड़ोगे, एक के ऊपर एक जोड़ोगे, तो इनका मान न्यूनतम आएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो अधिकतम, श्रेणी क्रम में कैसे आंसर निकाला जाता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपके पास कोई और है तो डायरेक्ट उसको जोड़ा जाएगा, ठीक है। 10 लोग हों तो 10 ऐसे, और समांतर क्रम में खाली इसी को पलट करके 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R फलाने, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी रहेगा। तो यहां पर R का मान देखो, R1 का मान है 1/3, R2 का भी यही है और R3 का भी यही है। जोड़ेंगे तो 1 धन 1 धन 1, ऊपर आया 3, नीचे आया 3, ये हो गया शहीद, उत्तर आ गया 1 ओम। ये 1 ओम आम नहीं भैया। चलो आगे, 1/R बराबर 1/R1। अच्छा सर जी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिख करके भी कर सकते हैं। देखो 1 को हमने नोट कर दिया, R1 का मान है 1/3, आपको पता है एकदम नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो डायरेक्ट अच्छा लिख दे। अच्छा रहने दो, नहीं तो कोई कहेगा सर जी ये क्या कर रहे हैं। लो भैया हो गया। अब एकदम नीचे वाला एकदम ऊपर जाएगा तो यहाँ से आएगा 3, ये भी एकदम ऊपर जाएगा तो 3, यहाँ से आया 3, तो उत्तर आया 9। गलती यहीं पे होती है, सबसे गलती यहीं पे होती है। ये 1/R का मान 9 आया है, हमें R का मान चाहिए, पलटना लोग भूल जाते हैं। अब यहाँ से R का मान कितना हो गया? सर जी इसको पलट दो। चलो पहले इसको पलटो, तो इधर हो गया R और इधर पलट दो तो 1/9 हो गया। अब ये है अधिकतम और ये है न्यूनतम, इनका क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो भैया अंतर का मतलब होता है बड़का माइनस छोटका, बड़का ये है छोटका ये है, तो घटाओ 9 एकम 9 माइनस 1 यानी 8/9 ओम। कितना आया? 8/9 ओम कहाँ है? ये देखो आपके सामने बैठा हुआ है, विराम अवस्था कर, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। गेंद की ऊपरी मुखी और अधोमुखी चाल के समय निम्नलिखित में से कौन सी राशियों का मान समान है? जब ऊपर जा रही थी और नीचे आ रही थी तो क्या चीजें ऐसी हैं जो समान हैं, जो बदली ही नहीं? पहला ऑप्शन है त्वरण, पहला ऑप्शन है त्वरण। त्वरण का मतलब होता है कि गति में होने वाले परिवर्तन। हाँ भैया ये गति में होने वाला परिवर्तन समान रहेगा, क्योंकि जब हम गेंद को फेंकते हैं तो नीचे बहुत, मतलब जब आपके हाथ से छूटती है बहुत तेज स्पीड रहती है, धीरे 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 कम हो जाती है। ऐसा थोड़ी ना होता है फेंके तुरंत कम हो गई, ऐसा नहीं होता है। फेंकोगे धीरे धीरे कम होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगी, है ना। तो इसका मतलब गति में होने वाली परिवर्तन को हम लोग त्वरण बोलते हैं, और वो त्वरण एक समान है, ठीक है। इसका मतलब यही ऑप्शन ए वाला सही है, ठीक है। ये आपकी गेंद देखो आसमान में जा रही है। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।